देखो अब जो हम लोग कंसाइनमेंट के अंदर डिस्कस कर रहे थे, मैंने आप लोगों को कंसाइनमेंट का एक बेसिक कंसेप्ट बताया था सुबह। और उसके अंदर मैंने आपको एक तो टर्म समझाया था कंसाइनर, एक मैंने आपको टर्म समझाया था कंसाइनी। कंसाइनर वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन गुड्स को सेंड करता है वो कंसाइनर, और जो गुड्स को रिसीव करता है वो कहलाता है कंसाइनी। ठीक है ना? अब क्या होता है कंसाइनर और कंसाइनी के अंदर, मैंने आपको मॉर्निंग में भी ये समझा दिया कि कंसाइनर गुड्स कंसाइनी को सिर्फ इसलिए बेचता है ताकि कंसाइनी गुड्स आगे सेल कर सके, और उसके बदले में कंसाइनी को क्या मिलेगा? कमीशन। अब ये जो कमीशन होता है ना, ये वापस दो पार्ट में डिवाइडेड, एक तो ऑर्डिनरी और एक कौन सा? स्पेशल। और ये जो स्पेशल कमीशन है ये वापस दो तरह का है, तो डेल क्रेडर और एक ओवरराइडिंग। अच्छा बोलो, डेल क्रेडर कमीशन क्यों मिलता है? टू बियर द रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स। और ओवरराइडिंग क्यों मिलता है? एक प्राइस से अगर ऊपर बेचेगा तो उसको स्पेसिफिक प्राइस के जो ऊपर डिफरेंस है उस पर उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, है ना? तो अब आप एक बात देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कमीशन की, मैं एक बार आपको कमीशन की थ्योरी बुक में बता देता हूँ कहां पर है। ये पॉइंट है कमीशन को लेकर ना, एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ। कमीशन इज द रेम्युनरेशन पेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर सर्विसेज रेंडर फॉर सेलिंग द कंसाइन गुड्स। These type of commission can be provided consigner to consignee as per agreement, either simultaneously or isolation। या तो हो सकता है सिर्फ डेल क्रेडिट दे, या हो सकता है ऑर्डिनरी दे, अलग अलग भी हो सकता है, या साथ में भी दे सकता है ना? ऑर्डिनरी कमीशन, द टर्म कमीशन सिंपली डिनोट्स ऑर्डिनरी कमीशन। अगर सिंपल कमीशन इसका मतलब क्या है? अगर आपको डायरेक्ट गिवन है कमीशन देना है, इसका मतलब कौन सा कमीशन है? ऑर्डिनरी कमीशन। इट इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ ग्रॉस सेल प्रोसीड मेड बाय कंसाइनी। अब ये समझना, ऑर्डिनरी कमीशन कैसे निकलता है? जो सेल प्रोसीड है उसका एक परसेंटेज, तो सेल प्रोसीड इनटू अ परसेंटेज। इट इज गिवन बाय कंसाइनर रिगार्डलेस वेदर द कंसाइनी इज मेकिंग क्रेडिट सेल और नॉट, मतलब भले वो उधार पे बेचे या कैसे बेचे, वो गिवन वो देंगे से उसको। That this type of commission does not give any protection to consignor from bad debt and is provided on total sale। ऑर्डिनरी कमीशन दे रहा है तो बैड डेट का कोई रिस्क कंसाइनी बियर नहीं करेगा। कौन बियर करेगा? कंसाइनर। अब डेल क्रेडर, डेल क्रेडर मैंने आपको शुरू में बताया था, टू इंक्रीज द सेल एंड टू एनकरेज द कंसाइनी टू मेक क्रेडिट सेल, द कंसाइनर प्रोवाइड एन एडिशनल कमीशन जनरली नोन एज डेल क्रेडर। एडिशनल कमीशन व्हेन प्रोवाइडेड टू कंसाइनी गिव अ प्रोटेक्शन टू कंसाइनर अगेंस्ट बैड डेट। क्या आपको समझाया था? In other words, after providing del creditor commission, bad debt is no more loss to the consigner। अब वो consigner का लॉस नहीं है bad debt। इट इज अच्छा, अब है ना, यहाँ पर एक पॉइंट समझो। जैसे मान लो ए ने बी को गुड्स कंसाइन की, अज्यूम करो ए ने बी को गुड्स कंसाइन की, और ए ऐसा बोलता है बी को कि मैं जो सेल करूंगा, और बी ने मान लो दो टर्म्स पे सेल किया। कैश पे मान लो 200 यूनिट बेचे 10 रुपए से, और क्रेडिट पे उसने 300 यूनिट बेचे 12 रुपए से। और इसको ऐसा बोला था कि आपको 4% डेल क्रेडर कमीशन मिलेगा और 10% नॉर्मल कमीशन। 10% तो आपको नॉर्मल कमीशन मिलेगा, और 2% क्या मिलेगा आपको? डेल क्रेडर। ध्यान से सुनना मेरी बात। ए ने बी को सामान बेचा, और ऐसा बोला कि आप जो सामान बेचोगे ना, अब बी दो तरह से सामान बेचता है, तो कैश पे बेचता है और एक उधार बेचता है। अब बी क्या करता है? कैश में कितने यूनिट बेचता है? 200 यूनिट। क्या रेट से बेचता है? और क्रेडिट पे कितने बेचता है? क्या रेट से? अब बोला 10% तो नॉर्मल कमीशन मिलेगा। अब आप बोलोगे सर नॉर्मल कमीशन तो 200 इंटू 10 प्लस 300 इंटू 12, मतलब मैं टोटल सेलिंग प्राइस है वो कितने की हुई? अगर टोटल सेल्स की वैल्यू बात करता हूं तो टोटल सेल्स कितने की हुई? 500-600। इसका 10% तो नॉर्मल कमीशन हो गया। नॉर्मल कमीशन कितना आया? अब बात आती है जो 2% डेल क्रेडर मिलेगा, जो 2% डेल क्रेडर मिलेगा, वो क्या टोटल सेल पे मिलेगा या सिर्फ क्रेडिट सेल पे मिलेगा? मेरी बात फिर सुनना, मैं जो क्वेश्चन कि जो 2% डेल क्रेडर कमीशन मिलेगा वो टोटल सेल पे मिलेगा या सिर्फ क्रेडिट सेल पे मिलेगा?
अच्छा बोलो, इस वाली सेल में कोई बैड डेट का रिस्क होगा क्या कैश सेल में? तो 2% मिलना किस पे चाहिए? तो आप बोलोगे सर 2% किस पे मिलना चाहिए, सिर्फ रेट पे। तो अब कोई आदमी आया कंसाइनी के पास एक बंदा आया सामान खरीदने के लिए, और बी को पता है यार अगर इसने इमीडिएट पैसा दिया तो कमीशन नहीं मिलेगा। कार पे सामान बेचा तो डेल क्रेडिट मिलेगा मेरे को। अगर इसने इमीडिएट पैसा दिया तो 10% ही मिलेगा ऑर्डिनरी, और अगर उधार पे दिया तो कौन सा मिलेगा मेरे को, डेल क्रेडिट। अब बी के पास आया और बोलता है ये लो पैसा पकड़ो, ये बोलता है नहीं नहीं भाई पैसा मत दे हमको, वरना मेरा डेल क्रेडिट कमीशन मर जाएगा, ये क्रेडिट सेल ही करूंगा मैं। ये तो फिर क्रेडिट सेल करेगा ही नहीं। अगर आप उसको सिर्फ क्रेडिट सेल पे कमीशन दोगे तो कैश सेल क्यों करेगा वो? तो बेचेगा सिर्फ क्रेडिट पे। तो मैं पागल हूँ क्रेडिट पे बेचूं और कैश में बेचूं और कमीशन भी मारूं अपना? तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, डेल क्रेडिट कमीशन भी अगर देना है वो टोटल सेल पे मिलेगा, ना कि सिर्फ क्रेडिट सेल पे। अगर आप सिर्फ क्रेडिट पे लोगे तो 20 सारी सेल क्रेडिट पे करना चालू कर देगा, वो कैश में बेचेगा ही नहीं सामान को। कोई बंदा कैश भी दे रहा होगा तो मना करेगा कैश में नहीं लूंगा मैं। तो ऑलवेज रिमेंबर द डेल क्रेडिट कमीशन इज पेड ऑन परसेंटेज ऑफ टोटल सेल एंड नॉट ओनली ऑन क्रेडिट सेल। यहां पे गलती मत कर देना, यही बात समझ में। तो अब देखो ये पॉइंट गिवन भी है इसके अंदर, it is calculated on total sale unless there is any agreement between consignor and consignee to provide on trade sale। अगर एग्रीमेंट है स्पेसिफिक तो अलग बात है, बाकी जनरली किस पे निकलेगा, टोटल सेल। यहां तक कोई। अब मैं आता हूं अगले कंसेप्ट पे जिसका नाम है ओवरराइडिंग कमीशन। अब ये देखना, ओवरराइडिंग कमीशन इज अ एक्स्ट्रा कमीशन। कौन सा कमीशन है? allowed by consignor to consignee to promote sale at a higher price than the specified or to encourage the consignee to put hard work introducing new product in the। अब बोला भैया सामान बेचना है 12 रुपए पे, उसने एफर्ट डाला और बेचा मान लो 15 रुपए पे। अब उसको बोला 10% तो नॉर्मल कमीशन, 2% कौन सा वाला? अब ये जो 2% कमीशन है ना, ये उसको सिर्फ डिफरेंस पे मिलेगा, तीन, क्योंकि जितना ज्यादा उसी पे मिलेगा। बाकी 10% वो डिपेंड करे एग्रीमेंट पे क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? 10% नॉर्मल कमीशन है और 2% कमीशन किसमें मिलेगा, एक्स्ट्रा पे। अब आपका मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि 10 जो बाकी 10% है 12 पे मिलेगा या 15 पे मिलेगा, तो लॉजिकल देखा जाए तो मिलना किस पे चाहिए, कि आपको एक्स्ट्रा के लिए 2% अलग मिल ही रहा है। तो अनलेस स्पेसिफाइड आप नॉर्मल कमीशन नॉर्मल रेट पे लो और 2% ऊपर वाली। लेकिन मान लो क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे कि टोटल सेल का ही 10 देना है और डिफरेंस का 2 और देना है, तो अलग बात है। तो आगे पढ़ो। Depending on the agreement is calculated total sale or difference between actual sale and sale at invoice price or specified price. In order to encourage consignee to a higher margin, it can be in form of additional profit made by consignee on। बोलो समझ में आया कमीशन? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप बताओ कंसाइनर, कंसाइनमेंट का मतलब क्या हुआ? वो प्रोसेस जिसमें गुड्स कौन बेचता है, कंसाइनर किसको बेचता है, सामान कौन बेचेगा, कंसाइनी। सेल किसको बिलोंग करेगी, कंसाइनी अपनी बुक्स में सेल रिकॉर्ड करेगा क्या? नहीं, वो सेल किसकी बुक्स में आएगी? अच्छा, उसके सारे खर्चे कौन बियर करेगा, कंसाइन, कंसाइनर की कंसाइनी, कंसाइनर, ठीक है ना। सारा लॉस किसका है, कंसाइनर का। बैड डेट में अगर डेल क्रेडिटर मिल रहा है तो कौन बियर करेगा, कंसाइनी, ठीक है ना। कंसाइनर भी, और डेल क्रेडिटर नहीं मिल रहा है तो कंसाइनर। यहां तक कोई डाउट? हाँ, अगर डेल क्रेडिटर मिल रहा है तो हाँ सारे बैड डेट, अगर डेल क्रेडिटर मिल रहा है तो बैड डेट कंसाइनी बियर करे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? वापस समझाऊं? ठीक है, अब देखो आगे। अब क्या होता है यहां पर, एक दो पॉइंट कुछ थ्योरी और ट्रू फॉल्स के लिए ध्यान रखना। सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आप समझ लेना। ये तो मैंने आपको बताया, जो पर्सन गुड्स बेचता है वो प्रिंसिपल है, और जिसको बेच रहा है वो कौन है, एजेंट। ओनरशिप ऑफ गुड्स, प्रॉपर्टी गुड्स की ओनरशिप किसके पास रहती है, सिर्फ पोजेशन पास ऑन हो रहा है, या फिजिकल पोजेशन मेरे पास से उसके पास चला गया, बट ओनरशिप कंसाइनर की है, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हुई। तो ओनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन विद द कंसाइनर। Consignee does not become owner even though goods are in his possession. On the sale, the buyer will become the owner. तो consignee owner नहीं बचेगा, सामान बेच दिया तो ओनर बायर बन जाएगा और इधर सेल बुक हो जाएगी। The consignor does not send invoice। अब ये पॉइंट समझना, देखो ए ने सामान भेजा बी को, ए कंसाइनर था और ये कंसाइनी था। अब आप मेरे को बताओ, जब ए ने सामान भेजा बी को
क्या वो एक्चुअल सेल है क्या? इन्हें सामान भेजा बी को कि बी को बोला भैया सामान तुम मार्केट में बेच देना। ए वॉज कंसाइनर, बी वॉज कंसाइनी। क्या ए जब सामान भेज रहा है बी को तो क्या वो एक्चुअल सेल है क्या? नहीं। तो क्या इनवॉइस बनेगा क्या? मतलब बिल कब बनेगा? जब सामान बिकेगा। तो ये पॉइंट बोल रहा है द कंसाइनर डज नॉट सेंड इनवॉइस, वॉइस नहीं भेजता। तो भेजता है स्टेटमेंट, वो क्या कहलाता है? अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है कंसाइनर क्या इनवॉइस बनाता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस? कोई नहीं ना, सेल होगी तो इनवॉइस बनेगा, तब तक क्या कहलाएगा वो? प्रोफॉर्मा इनवॉइस। A statement looks like invoice but not one. The object of proforma invoice is only to convey information regarding the particulars of goods sent. कि क्या goods है उसकी information. Usually the consignee recover all expense from incurred by him on consignment. This or can be agreement between two party. Expense सारे कौन recovery करे? Consignee recover. अब क्या होता है यहाँ पर एक पॉइंट अच्छे से समझना। सामान भेजा कंसाइनर ने कंसाइनी को, कंसाइनी ने सामान बेच दिया मार्केट के अंदर। ए क्या करता है, बी को जो डॉक्यूमेंट बेचता है वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ये कौन बेचता है? कंसाइनर कंसाइनी। और कंसाइनी क्या करता है, वापस अपनी जो सेल है बताता है ए को, और उसके लिए जो स्टेटमेंट बेचता है वो कहलाता है अकाउंट सेल्स। स्टेटमेंट क्या कहलाता है? तो अकाउंट सेल ये बताता है कि कंसाइनी ने कितना सामान बेचा कंसाइनर का, और कंसाइनी जो स्टेटमेंट बेचता है वो अकाउंट सेल, और कंसाइनर जो बेचता है वो प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, तो ये लिखो कॉपी के अंदर, देखो आप, द कंसाइनर sends the statement, the consignor send the statement known as proforma invoice, the statement known as proforma invoice. Consignor send the statement known as proforma invoice, while consignee send the statement, while consignee send the statement known as account sales. Send the statement known as account sales. अच्छा, अब ये डिफरेंस भी देखो, कंसाइनमेंट और सेल में डिफरेंस क्या है? ओनरशिप ऑफ द गुड रेस्ट विद कंसाइनर, तो कंसाइनर पे भेजा तो सेल में क्या होगा? ओनरशिप ऑफ गुड्स क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। कंसाइनी कैन रिटर्न द अनसोल्ड गुड्स, प्रॉपर्टी ऑफ बायर, एंड रिटर्न ओनली इफ सेलर, प्रॉपर्टी बन जाएगी सेल पे। कंसाइनमेंट नॉट सेल। कंसाइनर बेयर द लॉस ऑफ गुड्स, बायर बेयर करेगा लॉस ऑफ गुड्स। एक बार चले भी गए तो भी कंसाइनी को लॉस हो गया तो बेयर कौन करेगा? कंसाइनर। बट सेल में बेयर कौन करेगा? बायर। रिलेशनशिप कंसाइनर कंसाइनी क्या है? प्रिंसिपल और एजेंट का। कंसाइनर प्रिंसिपल, कंसाइनी एजेंट। यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है? क्रेडिटर और क्रेडिटर का। Expenses done by consignor receive the goods and kept safely are borne by consignor. Expenses incurred buyer to give and itself a good transfer of तो goods एक बार चलेगा उसके बाद बायर बियर करेगा। बोलो यहाँ तक कोई अब लिखो अगला, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। तो अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट, देखो अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। अब देखो जब हम लोग कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है ना। एक तो होता है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और एक होता है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। मेरी बात फिर सुनना, जब हम लोग अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट की बात करते हैं तो अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट में दो पार्ट में डिवाइडेड। एक तो होता है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और एक होता है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। अच्छा, अब तो एक बात बताओ, कंसाइनर जनरली क्या कैलकुलेट करेगा कि जो मैंने सामान कंसाइनी को भिजवाया उस पर कितना प्रॉफिट लॉस हुआ और मेरे को कंसाइनी से फाइनल कितना पैसा रिकवर। तो कंसाइनर का बेसिक पर्पस क्या है कैलकुलेशन का, कि जो मैंने सामान भिजवाया पे प्रॉफिट लॉस कितना हुआ और दूसरा मैं कंसाइनी से कितना पैसा रिकवर करना है। और अगर कंसाइनी की बात करूं तो कंसाइनी को तो प्रॉफिट लॉस से मतलब ही नहीं, हो तो कंसाइनर को बिलोंग करता है। तो कंसाइनी सिंपली निकालेगा मेरे को कितना पैसा देना है और मेरे को कितना पैसा लेना है।
अब यहाँ पर एक चीज समझना, जब हम लोग कंसाइनर की बात करते हैं, कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या करता है, मेजर दो अकाउंट बनाता है, और छोटे मोटे अकाउंट बनते हैं, बट मेजर दो अकाउंट बनते हैं, जिसमें एक तो कहलाता है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो पहला अकाउंट होता है वो कौन सा होता है, कंसाइनमेंट। और जो सेकंड होता है वो कहलाता है कंसाइनी अकाउंट। तो अब क्या होता है, देखो कंसाइनर की जब हम लोग बात करते हैं, तो कंसाइनर जनरली जो पहला अकाउंट बनाता है वो कौन सा बनाता है, एक तो कंसाइनमेंट, और सेकंड कौन सा बनाता है, कंसाइनी। और कंसाइनी जो बनाएगा ना, वो जनरली कौन सा बनाएगा, सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, कौन सा, कंसाइनर अकाउंट। अब आप मेरे को बताओ, कंसाइनी और कंसाइनर, इसकी बुक्स में बनेगा कंसाइनर, इसकी बुक्स में बनेगा कंसाइनी। अच्छा नेचर क्या होगा बताओ, कंसाइनी कंसाइनी नेचर क्या होगा, रियल नॉमिनल पर्सनल। व्हाट इज द नेचर ऑफ कंसाइनी एंड कंसाइनर, रियल नॉमिनल पर्सनल। रियल नॉमिनल पर्सनल से बताओ मेरे को, कंसाइनी का नेचर क्या होगा, पर्सनल होगा ना। इसका, इन दोनों का नेचर क्या है, और कंसाइनमेंट का नेचर क्या लगता है, नॉमिनल। इसका काम क्या है, प्रॉफिट और लॉस निकालना कंसाइनमेंट पे, इसका नेचर नॉमिनल, और कंसाइनी कंसाइनर नेचर पर्सनल। ठीक है, तो अब ऐसे लिखो, बुक्स ऑफ कंसाइनर, बुक्स ऑफ कंसाइन, हाँ, कितना पैसा लेना है क्रेडिटर, बुक्स ऑफ कंसाइनर, बुक्स ऑफ कंसाइनी, लिखो ऐसे, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और कंसाइनर अकाउंट। बुक्स ऑफ कंसाइनर में दो अकाउंट है, एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट, एक कंसाइनी अकाउंट, और अकाउंट है कंसाइनर अकाउंट। बनाओ फटाफट, देखो एक बार, सिर्फ इतना लिख, मैं नीचे नोटिंग करा रहा हूँ इसकी, है ना। कंसाइनर बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी की बुक्स में एक ही अकाउंट है, कंसाइनर अकाउंट। ये नोटिंग कर लिया, बता दूं इसको, यहां तक लिख दिया सबने। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, अब लिखो, कंसाइनमेंट अकाउंट is nominal in nature and used to calculate profit oblique loss on consignment. consignment नेचर क्या है, नॉमिनल, और क्या काम आता है, प्रॉफिट और लॉस निकालना। और नेचर नॉमिनल है तो सारे खर्चे क्या होंगे, हमेशा डेबिट, और सारी इनकम क्या होगी, क्रेडिट। तो लिखो आगे, ऑल एक्सपेंस आर डेबिट to consignment account and all revenue are credit। सारे खर्चे को डेबिट करेंगे और सारी इनकम को क्रेडिट करेंगे। कंसाइनी एंड कंसाइनर आर पर्सनल नेचर। कंसाइनी और कंसाइनी का नेचर क्या है, पर्सनल। यहाँ तक कोई को समझ में आ गया। अब है ना, अब अगला कंसेप्ट समझो। ये तो हमने बात की, कंसाइनमेंट का नेचर नॉमिनल है, इसका नेचर क्या है, पर्सनल। कंसाइनर की बुक्स में दो अकाउंट बनते हैं, कंसाइनमेंट और कंसाइनी, इसके बुक्स में अकाउंट बनेगा कंसाइनर। एक दो अकाउंट और मिलेंगे अपने को आगे, बट मेजर कैटेगरी ये है ना? अब अकाउंटिंग होती कैसे, तो जैसे ऐसा समझना, ए का मान लो कि ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है, ये ए का रूटीन बिजनेस है,
जयपुर में लोकेटेड है, और मान लो ये स्टेशनरी की शॉप है, ए का बिजनेस है, एक स्टेशनरी की शॉप है, और ए जयपुर में ही काम कर रहा है, अभी कोई कंसाइनमेंट की बात नहीं है। ए ने स्टेशनरी शॉप के लिए मान लो 5,000 पेन परचेज किए थे, और वो परचेज किए थे 10 रुपए की। ध्यान समझना, अकाउंटिंग है ना। एक स्टेशनरी का बिजनेस है, ए अपना रूटीन काम करता है, कोई कंसाइनमेंट की बात नहीं कर रहा। ए ने अपने बिजनेस के लिए 5,000 पेन खरीदे, क्या रेट से, क्या एंट्री करेगा ए? 5 पेन खरीदे 10 से, क्या एंट्री करेगा? परचेज टू सप्लायर या परचेज टू कैश? तो ए अपनी बुक्स में एंट्री करता है परचेज अकाउंट डेबिट टू, और ये एंट्री करता है 50,000 रुपए। अच्छा बोलो, ये परचेज कहां जाके क्लोज होती है? परचेज कहां जाके क्लोज होती है? ट्रेडिंग में। ये जब अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा तो उसमें एंट्री करेगा ट्रेडिंग परचेज, ये कितने से कर देगा? तो अब जब मेरे को बताओ ए का ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे पोस्टिंग आएगी? टू परचेज, कितने पेन की? कितने रुपए? यहाँ तक कोई नहीं डाउट? बहुत सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल परचेज हुआ। अब मान लो इन 5,000 पेन में से ये कोई ऑप्शन आया, एक बंदा मिला बी, ये जयपुर में था। बी बोलता है मैं लोकेटेड अहमदाबाद में हूं, और आप एक काम करो, इसमें से मेरे को 3,000 पेन भेज दो, मैं इसको अहमदाबाद मार्केट में भेज दूंगा, और मेरे को बदले में कमीशन। अब बताओ ए के पास ओरिजिनल कितने पेन थे, और वो 5,000 पेन अभी कौन से खाते के अंदर पड़े हुए हैं? ट्रेडिंग में पड़े ना। अब जब ए यहां से इसको 3,000 पेन भेज देगा, यहां से इसको 3,000 पेन भेज दिए, एंट्री तो करेगा नहीं? करेगा, करेगा ना। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग को कम करना पड़ेगा, यस और नो? अब ए क्या करता है, अगर क्योंकि देखो ए के पास अब पेन बचे कितने, और मान लो ए ने 2,000 पेन बेच दिए लेट से 15 रुपए पे, मैंने अपने लेवल पे 2,000 पेन बेचे कितने पे? अच्छा बताओ, ये जो 2,000 पेन बेचेगा इसकी एंट्री करेगा डेटर टू सेल या कैश टू सेल? अपने लेवल पे जो पेन बचे तो उसकी एंट्री करेगा, और इस सेल को वापस कहां क्लोज करेगा? ट्रेडिंग में। तो इसकी पोस्टिंग क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर इसकी पोस्टिंग कर दो बाय सेल 30,000। अब ए परेशान है यार, 50,000 खर्चा बुक किया, 30,000 की सेल होते तो 20,000 का लॉस दिख रहा है। ठीक है, अब ए परेशान है, 50,000 की तो सेल बुक परचेज बुक कर ली, और 30,000 का सामान बेचा, ये तो 20,000 का लॉस दिख रहा है। क्या 20,000 का लॉस है क्या? ये बोले मैं तो और 5 रुपए प्रॉफिट कमा के बेचा। तो आप ऑब्वियस सी बात है, जो पेन कंसाइनमेंट में बेचे, जो आपने कंसाइनमेंट बी को भिजवाए, उसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। अब मेरे को बताओ, अगर एक घर पे लेके जाता है तो ड्राइंग्स बोलते हैं, तो अपन बाय ड्राइंग करते हैं इधर, या परचेज में लेस करो। ए ने मान लो फायर से लॉस हुए तो लॉस बाय फायर बोलते हैं। ऐसे कंसाइनमेंट पे सामान भिजवाए, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोल दो। जब भिजवाए किसके लिए? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और बी बेचेगा आगे। तो ना, जैसे फायर आग लग गई तो लॉस बाय फायर, चोरी हो गई तो लॉस बाय थेफ्ट। तो उसी तरह ए ने क्या एंट्री करी, ए ने बोला कि यार अब एक काम करता हूं, मैं एंट्री कर देता हूं गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू परचेज कर दूं या टू ट्रेडिंग, एक ही बात है। टू परचेज करें टू ट्रेडिंग, या चलो अपन टू ट्रेडिंग ही कर देते हैं। और कितने पेन भिजवाए, और क्या रेट पे? अब ये सेल पे बुक नहीं करेगा, ये किस पे बुक करेगा? कॉस्ट पे। तो कॉस्ट पे बुक कर दिया कितने का? तो बोलो इसकी पोस्टिंग ऊपर कर दूं बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो इसकी पोस्टिंग मैंने यहां कर दी बाय गुड सेंट ऑन, प्रॉफिट आ जाएगा सही। 60 माइनस 50, 10 का प्रॉफिट, और 10 का ही प्रॉफिट है, 5 रुपए का एक पेन पे 2,000 इंटू 5 करो, 10,000 प्रॉफिट है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत क्या है इसका जीपी। लेकिन अब एक अकाउंट आपने एक और ओपन कर दिया, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो क्रिएट कर दिया ना आपने। अब इसने कहा यार एक काम करता हूं, मैं ये जो 3,000 पेन है इसकी अकाउंटिंग ही अलग कर देता हूं पूरी। अब ये जो आपने पेन भिजवाए, अब समझो ए ने क्या किया, बी को पेन भिजवाए, कितने पेन भिजवाए?
और क्या रेट से भिजवाए थे? 10 रुपए से। और इसको भिजवाने के लिए मान लो कुछ ऑटो का भाड़ा देना पड़ा या ट्रांसपोर्ट में गए, ट्रेन में गए और उसके लिए भाड़ा पे करना पड़ा। अब उधर रेलवे स्टेशन मान लो 2,000 रुपया खर्चा पे किया। किसने पे किया? ए ने। अब ए ने बताओ खर्चा पे किया तो क्या एंट्री करेगा? अब ए अगर खर्चा पे करेगा बोलोगे तो फ्रेट टू कैश कितने का? अब इस फ्रेट को राइट ऑफ का करें। अब आप पीएनएल में राइट ऑफ करोगे तो गलती हो जाएगी, पीएनएल तो बिजनेस का है। भाई आप जब मेरे को बताओ, आप जब गुड्स यहां से रिमूव कर चुके हो, भाई आप लॉजिक समझो, जब तुम ट्रेडिंग से गुड्स हटा चुके हो और इसी का जीपी आप आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो अगर वो खर्चा जब गुड्स ही नहीं बिके तो उसका खर्चा कैसे सेट ऑफ कर दो वहां से? यार समझे ना आप? भाई आप मेरे को बताओ, जब अपन ने गुड्स यहां से रिमूव कर दिए, जब आप एक तरफ तो गुड्स को वहां से हटा दिया आपने उसमें से, और जो खर्चा आप यहां डाल दो, तो पता चलेगा इस सेल से वो खर्चा रिकवर हो रहा है। यार समझे आप? तो कंसाइनर क्या करता है, बोलता है इसकी हिसाब किताब बिल्कुल अलग कर देता हूं और मैं अकाउंट ओपन करता हूं कंसाइनमेंट अकाउंट। बोला वहां जो फाइनल प्रॉफिट आएगा वो वापस मैं यहां पे डाल दूंगा। पूरा कंसाइनर के जो अकाउंटिंग, जो बी को सामान भेजा उसने बोला उसकी अकाउंटिंग ही अलग कर दो, ये स्टेशनरी बिजनेस मेरा अलग है और कंसाइन बिजनेस अलग है, तो ना उसका जो भी खर्चा है वो सब कंसाइनमेंट डालूं, जो बी ने सामान बेचा वहां पे सेल बुक करूं, जो स्टॉक है वो वहां बुक करूं, और जो फाइनल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मैं कहां पे शिफ्ट कर दूं? इस पीएनएल पे। तो उसने क्या किया, ये जो 3,000 पेन है इसकी अकाउंटिंग पूरी की पूरी कहां शिफ्ट कर दी? कंसाइनमेंट अकाउंट में। यहां राइट ऑफ नहीं करना है अपने को। अब उसने कहा यार चलो अब मेरा खर्चा हुआ, तो आपने कहा फ्रेट टू कैश, बट राइट ऑफ करना है तो आप क्या करते? कंसाइनमेंट टू फ्रेट। इंस्टेड ऑफ पीएनएल हमने कौन सा अकाउंट यूज कर लिया? कंसाइनमेंट का काम, कंसाइनमेंट उसने नाम दिया कंसाइनमेंट टू बी अकाउंट। अब ये एंट्री क्या बनी? हट गया ये, तो फाइनल खर्चा था डेबिट हो गया, भाई इसके पीएनएल आ जाता ना, आपने उसे कंसाइनमेंट टू कैश कर दिया, फाइनल प्रॉफिट आएगा पीएनएल में डाल दूंगा मैं, तो एंट्री क्या बनी? कंसाइनमेंट टू। तो बताओ ए ने खर्चा इनकर किया, ए अपनी बुक्स में क्या करेगा? कंसाइनमेंट टू कैश। समझे बात को? ए ने क्या खर्चा करेगा? कंसाइनमेंट टू कैश। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर सामान बेचा बी ने, अगर सामान बेचा किसने? बी ने। अब मान लो बी गया अहमदाबाद स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे, और जाकर के सामान रिसीव किया, और बी को लगता है कि यार अब स्टेशन से तो नहीं बेचेगा ना सामान, गोडाउन लेके जा रहा है बी, तो बी अपने लेकर गया गोडाउन, ये मान लो उसका गोडाउन था बी का अहमदाबाद के अंदर। अब ये जो गोडाउन था ये ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी लगेगा वापस, स्टेशन से अपने गोडाउन पर जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन पे करना पड़ेगा ना बी को, और मान लो वो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगा 1,000 रुपए का। अब आप मेरे को एक बात बताओ, 1,000 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा पे किसने किया? बट बताओ रिकवर किससे करेगा वो? रिकवर तो खर्चा तो एक है ना, काम तो एक ले कर रहा है वो। तो अगर मैं बात करता हूं एक ही बुक्स में, अब ए क्या बोलता है यार कि बी ने कितना खर्चा किया, तो अब बताओ ए क्या बोलेगा? मेरे को 20 को देना है कि बी से रिकवरी करनी है? क्या बोलेगा बे? कि ए क्या बोलेगा? मेरे को बी को तो देना है, तो बोलो क्रेडिटर की डेटर? क्रेडिटर। तो ए अपनी बुक्स में क्या बोलता है? बी को तो क्रेडिटर बनाओ, और डेबिट करे किसको? जो अकाउंट चल रहा है भाई, अल्टीमेट रिकवरी तो उन गुड्स की सेल से होगी, तो ए क्या कर दे? ये डेबिट किसको कर देता है? मैं आपको एंट्री लिखवा दूंगा, सिर्फ पैटर्न समझना। बोलो आई बात समझ में? लॉजिक समझना, फिर कैसी भी एंट्री आराम से कर लेंगे अपन लोग। एंट्री का कंसाइनमेंट टू बी, ये क्यों करी? क्योंकि ये खर्चा इनकर किसने किया? ए ने कि बी ने? मतलब अगर कोई भी एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी हो, इफ एनी एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी, तो एंट्री क्या बनेगी? कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट टू, एंड फॉर एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर, कंसाइनमेंट टू कैश। ए ने पे किया तो कंसाइनमेंट टू कैश, तो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर कंसाइनमेंट टू कैश, और कंसाइनी कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। अब हमने कहा सर एक लेजर और बना दो लगे हाथ, तो मैंने यहां लिखा टू कैश, ये इसका लेजर का नाम दिया मैंने, क्या? टू कैश कितना, और टू बी कितना? तक समझ आया? अब पॉइंट ये आता है कि वो जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है वो तो अभी उसको भी तो कहीं ना कहीं लेके जाना पड़ेगा,
भाई जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भेजे थे ना, ए ने बी को कितने पेन भेजे थे? ए ने बी को कितने पेन भेजे थे और क्या रेट पे भेजे भेजे थे? तो ये जो 30,000 के गुड्स है, ये आपने ट्रेडिंग से तो हटा दिया, और ट्रेडिंग से हटाया तो इसको वापस कहीं ना कहीं जाके तो क्लोज करना पड़ेगा ना, तो ये कंसाइनमेंट में जाएंगे अल्टीमेटली। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वहां से हट गए, अब ये सारा काम तो उन्हीं के लिए हो रहा है ना। उसकी सेल अगर यहां बुक करोगे तो उन गुड्स को यहां बुक करो। तो अब आप मेरे को बताओ, अपन ने उधर एक एंट्री सीखी थी अभी, और इसमें ये क्रिएट हुआ था, अब इसको क्लोज करने की बारी है। तो आप बोलोगे सर जब गुड्स भेजे तो एंट्री क्या बनेगी? कंसाइनमेंट टू गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। तो हमने यहां लिख दिया टू, जो वैल्यू थी कितने की, 3,000 पेन थे, 10 रुपए के 30,000। बोलो यहां तक समझ आया? अब इन सामान को मार्केट में बेचेगा कौन? बी। मार्केट में बेचेगा कौन? अब बी ने मार्केट में बेचे, मान लो बी ने लेट से 2,000 पेन बेच दिए मार्केट में, और बेचे मान लो 15 रुपए से। अज्यूम करो बी ने मार्केट में 2,000 पेन बेचे, और क्या रेट से बेचे? बोलो टोटल सेल्स कितने की हुई? बोलो टोटल सेल्स कितने की हुई? 30,000। अब मेरे को एक बात बताओ, अब बी ने अकाउंट सेल्स स्टेटमेंट भेजा कंसाइनर को और बोला देखो मैंने मार्केट में 2,000 पेन बेच दिए और क्या रेट से बेचे? 15 से। अब ए ने कितने पेन भिजवाए थे इसको? बी को आगे कस्टमर मिला डी, ये कस्टमर था, उसने कितने पेन खरीद लिए और क्या रेट से? 15। अब ए अपनी बुक्स में सेल हुआ तो सेल और क्रेडिट करेगा, लेकिन सेल को क्रेडिट मत कर लेना क्योंकि सेल अकाउंट ओपन नहीं किया हमने, सब कंसाइनमेंट में कर रहे हैं हम अकाउंटिंग, ठीक है। अब बी अपनी बुक्स में एंट्री, ए अपनी बुक्स में एंट्री करता है और मान लो उधार पे बेचे, तो ए सेल की एंट्री करता है, ए बोलता है डी को डेटर बनाओ, तो ए अपनी बुक्स में एंट्री करता है डी टू कंसाइनमेंट। तो बोलो सही है क्या? ए तो पता ही डी है कौन, ए को क्या पता डी कौन है? ए तो पता बी से रिकवरी करेगा ना। भाई अगर सामान बेचा ए बी ने तो बी बनाएगा डी को डेटर, भाई बी अब बनाएगा डी को डेटर, मेरे को तो डी को, मैं तो जानता नहीं डी कौन है, तो ए तो क्या करेगा अपनी बुक्स में, मतलब कंसाइनी, कंसाइनी को इस एंट्री से क्या बना दिया हमने? सेल करने की एंट्री। लॉजिक समझ आता है? तो इसकी एंट्री की हमने पोस्टिंग कर दी यहाँ पे, और ये कौन सी वैल्यू से? अब ये कितने पेन थे, ये एंट्री कितने ही करी। अब बी बोलेगा कमीशन दो मेरे को, बोला मेरा कमीशन। अब बोला कितना कमीशन है, बोले 10% कमीशन चाहिए मेरे को मेरी सेल पे। तो टोटल सेल कितने की हुई थी? ये बोलेगा मेरे को 10% कमीशन दो। 10% कितना आता है? बोलेगा 10% कमीशन दो, कितना कमीशन बना? अब कमीशन बना तो बोला कंसाइनमेंट का खर्चा है, तो ए क्या एंट्री करता है? खर्चा बुक करता है कहां पे? टू। समझ आया? तो इसकी आपने वापस पोस्टिंग कर दी क्या, लेकिन ये क्या था और ये क्या था? समझ आया यहाँ तक? अब बी के पास कितने पेन पड़े? अभी तो प्रॉफिट निकल पाएगा, 1,000 पेन का स्टॉक पड़ा हुआ है ना भाई। आप जब तक स्टॉक नहीं बुक करोगे प्रॉफिट कैसे निकलेगा? उधर 3,000 का डेबिट, 2,000 का क्रेडिट चल रहा है, तो प्रॉफिट निकलेगा नहीं। तो 1,000 स्टॉक की वैल्यू करनी पड़ेगी, बस स्टॉक की वैल्यू क्या है? अब कितने पेन बचे? 1,000। अब लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, अब यहाँ पे अपन जब 1,000 पेन पढ़े हैं, अब सीधी बात है पहले पेन कितने के थे? अब इसको ऐसे समझो, तुमने पेन यहाँ इसी अशोक नगर से खरीदे और 10 रुपए का पेन था, तुमने मेरे को बोला सर आप हमको यहीं से पेन लगे दे दो, मैं 10 रुपए दे देता हूँ, आपकी जो कॉस्ट है हमको बता देना, मैं आपको पे कर दूंगा। मैं अब सामने से जाके पेन लाया, तुमको 10 रुपए थे, मैं 10 रुपए में तुमको पेन दे दिया। लेकिन मान लो तुमने कहा सर आप अशोक नगर से पेन ले लेना 10 पे, और हमको डिलीवरी कहाँ पे देना, सेक्टर 14 वाली ब्रांच पे डिलीवरी दे देना, ठीक है। अब यहाँ पेन कितने का था? बीच में ट्रांसपोर्टेशन लगा, और ट्रांसपोर्टेशन मान लो 1 रुपए एक पेन पे लगा था, तो अब मेरे लिए स्टॉक का वैल्यू 11 रुपए हो गया ना, इसमें खर्चा भी तो हुआ स्टॉक पे। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे को कम से कम कितने रुपए चाहिए तुमसे?
बीच में ट्रांसपोर्टेशन लगा। तो जो स्टॉक ए के पास अपने शॉप में जयपुर में पड़ा है तो कोई खर्चा ही नहीं हुआ। बट जो 1000 पेन आपने बी को भेजे उस पर तो आपको बीच में सब खर्चा हो गया ना भाई, वहां भिजवाने का खर्चा, बी लेकर आया अपने गोडाउन पे, तो सब खर्चा हुआ ना, तो स्टॉक को वैल्यू करना पड़ेगा अपने को। तो यहां पर अपन एक नया कंसेप्ट सीखेंगे क्या, स्टॉक का वैल्यू कैसे करना है। अब खर्चा क्या लगा देखो, 10 रुपए तो बेसिक कॉस्ट है। जयपुर में सबसे पहले ए ने अपनी शॉप से रेलवे स्टेशन पहुंचाया होगा सामान, और रेलवे स्टेशन ये जयपुर रेलवे स्टेशन पे था, फिर यहां से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे आया, तो ये खर्चा लगा होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन लगा होगा ट्रेन का भाड़ा, और फिर ये अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से कहां पे आया, बी के पास, तो ये भी खर्चा लगा होगा। ये तो डायरेक्ट खर्चा लगा ना उस स्टॉक पे, तो ये तो खर्चा वो है जो आइडेंटिफाई कर सकते हो स्टॉक का खर्चा है, तो ये भी कॉस्ट जुड़ेगी सब स्टॉक की वैल्यू में। अब मान लो ये 1000 रुपए लगा था, 1000 कितने पेन पे लगा था, तो स्टॉक में कितना बचे, प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। अगर 1000 3000 पे लगा तो 1000 पे कितना हुआ, उसी तरह ये वाला खर्चा कितना लगा। अब मान लो ऐसा भी हो सकता है रास्ते में कुछ गुड्स घूम गए, ऐसा भी हो सकता है मान लो ट्रेन जब जा रही थी कुछ लोग पेन निकाल के ले गए, बोले हम लिखेंगे इससे, तो बोले पेन आगे नहीं जान देंगे। अब भिजवाए कितने पेन थे, मान लो 500 पेन निकाल लिए, कुछ बच्चे बैठे थे बोले हम निकाल लेते हैं पेन। अब ए ने तो खर्चा कितने पेन पे किया, ट्रांजिट में कितने घूम गए, तो इन 500 पेन पे सिर्फ यही खर्चा लगा, खर्चा तो लगा ही नहीं, बी को मिला ही नहीं हो गुड्स, ये खर्चा अपने को लॉस इन ट्रांजिट भी देखना पड़ेगा, तो यार समझे। अब बी को मिले ही कितने पेन सिर्फ, तो बी के पास स्टॉक 2500 का ही पड़ा है, 2000 बेच दिए 500 का स्टॉक पड़ा है। तो ये सब इश्यूज हम लोग कंसिडर करेंगे, लेकिन फाइनल जो बी के पास स्टॉक पड़ा है उसकी वैल्यू करना अपन आगे सीखेंगे। लेकिन उसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री सिंपल होगी, गुड्स विद कंसाइनी टू, उसकी एंट्री ऐसे हो जाएगी, और ये कितने पेन की, तो ये आप स्टॉक की वैल्यू करके यहां लिख दोगे बाय गुड्स विद कंसाइनी। समझ में आई बात। और अब इनको जोड़ा इसको घटाया, ये तो किस पे चलेगा हमेशा, ये किस पे चल रहा है, प्रॉफिट आ जाएगा आपका, तो जो प्रॉफिट आया वो यहां से कहां चला जाएगा, अपने जो पीएनएल अपना स्टेशनरी बिजनेस है वहां चला गया प्रॉफिट। ये हाँ वो जो स्टॉक आएगा वो निकाल लेंगे अपन अलग से। समझ में आया, नहीं डाउट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक पॉइंट और सुन लो, जब बी ने सामान बेचा था आपने एंट्री करी थी B2 कंसाइनमेंट से एंट्री करी थी, और ये 30,000 से करी थी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इसमें से कुछ पैसा बैड डेप हो गया और बी को डेल क्रेडिट नहीं मिल रहा है, सुनना ध्यान से, आपने जब बी ने सामान बेचा था ऐसे एंट्री करी थी ना B2 कंसाइनमेंट, मतलब बी को आपने क्या बनाया था, बोलो डेटर की क्रेडिटर, डेटर बी से पैसा लेना है। अब मान लो कुछ अमाउंट क्या हो गया इसमें से, अब बैड डेप हुआ, मतलब बोलो रिकवरी होगी क्या, होगी क्या रिकवरी, डेल क्रेडिटर, डेल क्रेडिट नहीं मिल रहा है मतलब हमारा लॉस है वो। अगर बी को डेल क्रेडिट बैड डेप नहीं है तो पैसा आएगा नहीं। अब पैसा नहीं आएगा तो चेक करो क्या डेल क्रेडिट मिल रहा है क्या, तो मिल ही नहीं रहा है। अब नहीं मिल रहा है तो लॉस, और मान लो 2000 रुपए का बैड डेप्स हो गया। अब बोलो अगर डेल क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो लॉस कंसाइनर का ही कंसाइनी का, इसका है, कंसाइनर का ए का लॉस है, तो बोलो ए को इसकी एंट्री करनी पड़ेगी नहीं करनी, तो करनी पड़ेगी। तो कैसे करेगा बोलो ए एंट्री, बी को रिवर्स करेगा, बैड डेप कैसे बुक करेगा खर्चा, भाई बी बैड कैसे बुक करेगा, बी को रिवर्स कर देगा इसको, भाई बोलेगा मेरे को 30 लेने थे 2000 नहीं आएंगे, मैंने बी को डेटर 30 से बना रखा है, अब 2 नहीं आएंगे तो मैं खर्चा बुक करूं। आप बैड डेप बुक भी करोगे तो अल्टीमेट बैड डेप टू बी करो, फिर भाई क्लोज करो बैड डेप को, तो क्लोज तो वही करना है ना कंसाइनमेंट में, तो डायरेक्ट एंट्री क्या कर देगा, कंसाइनमेंट टू बी। लेकिन मान लो इसको डेल क्रेडिट मिल रहा हो, मान लो इसको डेल क्रेडिट मिल रहा हो, अब बी का फोन आया ए के पास कि यार 2000 रुपए का सामान, 2000 रुपए कस्टमर पैसा नहीं दे रहे हैं, तो ए ने बोला तेरे को डेल क्रेडिट मिल रहा है, बी बोले हाँ मिल रहा है, तो ए बोलेगा फोन रख,
को मतलब ही नहीं है तेरा बैड डेप हो। बोले मेरे को तो तेरे से रिकवरी करनी कितनी है। तो अगर बैड डेप हो गए और क्या मिल रहा है, तो इसकी बी को एंट्री करेगा क्या, ए को एंट्री करेगा, ये नहीं करेगा। इसकी ए कोई एंट्री, और ये बैड डेप कौन रिकॉर्ड करेगा, बी बुक्स में रिकॉर्ड कर। सही बात समझ में, कोई डाउट, क्लियर है। फटाफट एंट्री लिख, फटाफट एंट्रीज लिख। देखो अकाउंटिंग फॉर कंसाइनर, कंसाइनर बुक्स में लिखो आप, बुक्स ऑफ कंसाइनर, बुक्स ऑफ कंसाइनर। देखो फर्स्ट, फॉर गुड्स sent by consignor to consignee, consignment account debit to cash, to goods sent on consignment. Consignment to goods sent on consignment. B, for expenses, consignment to goods sent on consignment, ये goods भेजने की entry, expenses अब इसमें ऐसे लिखना करके, incurred by consignor, consignment to cash, incurred by consignee, to consignee. Expense incurred by consignor तो consignment to cash, consignee incur के तो consignment for commission. Consignment to consignee. और सेल्स मेड बाय कंसाइनी, और सामान बेचा कंसाइनी ने, कंसाइनी ने सामान बेचा, कंसाइनी क्या करेगा बोलो, किसको डेटर बनाएगा, कंसाइनर को पैसा देना है, ठीक है ना, सॉरी कंसाइनर किसको डेटर बनाएगा, कंसाइनी को, तो कंसाइनी, कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या करेगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, सेल मेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट,